पूंजीवाद को आगे बढ़ाना है तो दलित साहित्य लिखिए। और ऐसी टिप्पणियां उन्होंने नारीवाद पर की हैं। नामवर सिंह ने आरक्षण के बारे में जो टिप्पणियां की थी आप लोग को पता होगा। तो जब ये जिक्र हो रहा है कि पुराने जो प्रगतिशील खेमा था उन्होंने दलित साहित्य के साथ और स्त्री साहित्य के साथ, ये नारीवादी साहित्य के साथ कोई गंभीर रिश्ता नहीं बनाया और बल्कि कहना चाहिए विरोध का रिश्ता बनाया। उसका नतीजा है कि आज जो बाद वाली जो दलित पीढ़ी लेखकों की निकली है उसमें से ज्यादातर अपना नंबर एक दुश्मन वामपंथियों को मानते हैं। वो लोग चले गए, असर नहीं गया। लेकिन एक कुछ और लोग थे जो बाद की में आए थे, उन्होंने सवालों पर थोड़ा अलग ढंग से देखना शुरू किया, मैनेजर पांडे में भी। लेकिन मैनेजर पांडे और तलवार जी में अगर तुलना करें तो एक फर्क दिखाई देगा। मैनेजर पांडे ने दलित साहित्य की बहुत जबरदस्त प्रशंसा की उस जमाने में, लेकिन बगैर आलोचनात्मक चेतना के। यानी समर्थन तो समर्थन, एक समय तक तो पीछे वाले विरोध कर रहे थे, फिर समर्थन का दौर आया। तलवार जी के साथ जो एंगेजमेंट था उसमें फर्क है कि उसमें क्या चीजें सकारात्मक, उन्होंने उसको पहचानने की कोशिश की। एट द सेम टाइम कोई चीज अगर खतरनाक है, कोई चीज गड़बड़ है या कोई चीज मिसलीडिंग है तो उसको ठीक किया जाए। हिंदी में अकेले तलवार जी हैं जिन्होंने हिंदी की आत्मा किताब पर सबका ध्यान दिलाया। और वो भाषा विज्ञान, मैं डॉक्टर धर्मवीर के साथ मेरा रिश्ता, एकेडमिक रिश्ता बहुत बुरा रहा है, फिर भी मैं बता दूं, लेकिन हिंदी की आत्मा जो किताब जैसी किताब है वैसी किताब हिंदी में दूसरी भाषा पर नहीं लिखी। उस किताब की चर्चा की। खुद कबीर पर कब्जे की लड़ाई, जब डॉक्टर धर्मवीर की किताब आई उसने तहलका मचा दिया। पतली सी किताब, मैं कहूंगा सबको पढ़नी चाहिए, जरूर ही पढ़नी चाहिए। द्विवेदी जी के बाद कोई काम अगर हुआ जिस जरूर आपको देखना चाहिए, और मुक्तबोधन जो लिखा है अभिश्री, वो किताब पतली सी है, उपन्यास का सुख मिलेगा आपको पढ़ने में, सावधानी से पढ़ना पड़ेगा वरना कुछ और भी हो सकता है। वो किताब आई और तलवार जी ने उस किताब की क्या ताकत है और क्या उसमें मिस हो रहा है उस पर नोटिस की। उसमें हरिवंश का एक उद्धरण का जिक्र हुआ है और धर्मवीर ने उसको द्विवेदी जी का ही समझा और द्विवेदी जी को भी रगड़ दिया। लेकिन जब तलवार जी ने उत्तर दिया, धर्मवीर भी वो रामविलास शर्मा की ही तरह है, अगर किसी ने कुछ लिख दिया तो फिर उसके पीछे पड़ जाना है, और बड़े पौधे पे पौधे चलते थे। लेकिन चूंकि उस आलोचना में कोई बदनीयती नहीं थी, अकेले तलवार जी है जिसके साथ धर्मवीर का रिश्ता खराब है। धर्मवीर ने उनकी आलोचना का जवाब दिया और कहा कि वो गलती हुई है, अगर ऐसा है तो ये गलती वहां से नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर ऐसा है तो आप मेरे ही साथ खड़े हैं। वो बात सही थी। मैं एक बात की कमी पाता जरूर हूं कि बाद के समय में चूंकि तलवार जी के अपने एंगेजमेंट रहे हैं, उन्होंने जो काम करना है, दलित साहित्य पर उतना ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने का मामला नहीं बना। बाद के समय में दलित साहित्य में जो अलग अलग धाराएं पैदा हुई, खास करके जेंडर के सवाल को लेकर जो चला है, बहुत गंभीर है, बहुत ध्यान देने लायक है। दो चीजें हैं दलित साहित्य में जो आई हैं। एक तो आप जानते हैं बजरंग बिहारी तिवारी ने सन 2002 के आसपास एक लेख लिखा था, उसके बाद ये बहस पैदा हुई कि हम उम्मीद करते हैं कि एक उत्पीड़ित, एक सताया हुआ या सताई हुई कौम दूसरी कौम के साथ सहानुभूति रखेगी और ज्यादा मानवीय व्यवहार करेगी। यह हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं। एक संघर्षशील समुदाय दूसरे के संघर्ष का आदर करेगा, उसको सहयोग करेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ये तब जरूरी है जब विजन मुक्ति का हो। अगर विजन डोमिनेंस का हो तो ऐसा नहीं होता। और ये खुद दलित लेखकों ने आइडेंटिफाई किया कि दलित लेखक भी पितृसत्ता के मामले में बाकी जो सवर्ण लेखक हैं उनके जैसे ही मर्दवान हैं। और तब एक नई आवाज सुनी जिसको हम लोग हिंदी में दलित नारीवाद कहते हैं, हालांकि वो बहुत आगे तक नहीं डेवलप हुआ। तो एक तो सवाल इसका था। दूसरा एक जो है डिविएशन पैदा हुआ, दलित विमर्श के स्टैब्लिश होने के साथ साथ वो आया और कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि जाति कभी नहीं जाती, जाति खत्म नहीं होगी, इसलिए हमको जाति के उन्मूलन की बात छोड़ करके जाति को मजबूत बनाने की बात करनी चाहिए। आप याद कीजिएगा अंबेडकर का जो सबसे ज्यादा पावरफुल या सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड, सबसे ज्यादा चर्चित लेख है एनालिसिस ऑफ कास्ट, जाति विनाश। तो अंबेडकर का एजेंडा था जाति विनाश करने का।
और जो लोग कहते हैं कि हम दलित विमर्श करें, उसका एक धड़ा है, सभी नहीं, एक धड़ा है जो कहता है कि नहीं नहीं जाति को मजबूत करना है, तो खत्म ही नहीं होगा। और फिर भी क्लेम कर सकते हैं कि हम अम्बेडकर है। तो खुद उस पर भी अगर सक्रिय रहेंगे तलवार जी, मैं चाहूंगा कि जो उसमें जो धाराएं हैं उसकी शुरुआत बहुत विश्लेषण किया है, बाद में फिर से हो सके तो बहुत अच्छा है। दूसरी चीज है जेंडर का सवाल, ये भी सिरे से गायब था मार्क्सवाद में। और मैं कहूंगा कि जाति को लेकर तो मार्क्सवादी लोग राजनीति में थोड़े से सचेत हुए हैं, क्योंकि अब वो वोट बैंक हुई है। जेंडर तो अभी वोट बैंक भी उस तरह नहीं देखते। और मुझे कोफ्त होती है, आप सोचिए कि ये काम जो कि वामपंथी लोगों का था, वो काम अभी आपके यूपी में चुनाव जब चल रहे थे तो कांग्रेस कर रही थी। लड़की हूं, लड़ सकती। औरतों के अंदर चेतना जगाने का, यूनाइट करने का काम वामपंथी लोग करना चाहिए था। वो ये आंदोलन नहीं चला रहे, ये वो स्लोगन नहीं दे रहे हैं, लेकिन तलवार जी आंदोलनों में थे और इस सवाल से हमेशा जुड़े थे। मैं आपको बता दूं 2012 ही में निर्भया कांड जो हुआ था 2012 में, वो हुआ हिंदी के बहुत कम इंटेलेक्चुअल उस आंदोलन से जुड़े थे। वो सड़कों का आंदोलन था, असली आंदोलन था। तलवार जी उसमें जो बुलाया गया, उन्होंने बोला है, उनका साथ दिया, उनके लिए नारे, मैंने उस नारों पर बात की कि इस तरह नारे होने चाहिए, उसमें जहां संघर्ष होगा, वो जब आदिवासियों का सवाल उठा था, नर्मदा का मामला, ये सब तमाम चीजें हैं, तलवार जी हमेशा साथ रहे। और जब कोई ऐसा मुद्दा होता था तो बतौर स्टूडेंट हम लोग मानकर चलते थे कि इसमें सबसे पहले जिसको साथ लेना चाहिए वो तलवार जी है, वो जरूर साथ आए। तो ये जो मैं कह रहा हूं संश्लिष्ट दृष्टि, ये जो तीन विमर्श हैं, दलित विमर्श यानी जाति, वर्ग और जेंडर को लेकर हिंदी में जो तीन विमर्श हैं, इनकी आयरनी ये है, विडंबना ये है कि ये तीनों सिस्टम से लड़ने के बजाय एक दूसरे से लड़ते हैं। एक ही सिस्टम है ना, जिसमें एक ही समाज में रहते हुए आप जो है जातिगत रूप से उत्पीड़ित हो रहे हैं, उसी समाज में रहते हुए आप जेंडर से उत्पीड़ित हो रहे हैं, और उसी समाज में रहते हुए क्लास भी है। ये कोई अलग सिस्टम नहीं है। आप तीनों की लड़ाइयां अलग कैसे होगी? उस एक समाज को ही बदलने के लिए जो एक ढंग, एक तरीका अपनाना चाहिए था जिससे तीनों संघर्ष साझा हो, ये तीनों उनसे लड़ने के बजाय अगर अपने आप पे लड़ रहे हैं तो किसको मजबूत कर रहे हैं? ऑब्वियसली इसे सिस्टम को मजबूती करते हैं। इसीलिए जो बाद की जनरेशन में और जो बाद में तलवार जी जैसे लोग जो आए हैं, उन्होंने इन तीनों को जोड़ कर देखना शुरू किया। और हम बहुत साफ जानते हैं जाति और जेंडर का सवाल अलग अलग नहीं है। आप सोचिए जाति कैसे बनी रहती है? क्या रक्त शुद्धता पर नियंत्रण के बिना जाति बनी रह सकती है? यानी लड़के और लड़की अगर अलग अलग जातियों के हों, रक्त शुद्धता इसे कहते हैं एक ही जाति का हो। जब तक रक्त शुद्धता रहेगी जाति रहेगी। यानी स्त्री की मुक्ति जरूरी है जाति को खत्म करने के लिए। इसीलिए अम्बेडकर ने किसी जमाने में कहा था कि अंतरजातीय विवाह उसका एकमात्र तरीका है। एक बाद में और भी तरीके थे और मैं कहूं कि एकमात्र तरीका नहीं है, लेकिन जाति और जेंडर का संघर्ष जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप जानते हैं कि एक वर्गीय समाज में ये सब एक साथ मिलते हैं, यानी एक गरीब दलित और एक अमीर दलित में भी फर्क हो जाता है ताकत में। ये तीनों चीजें अलग अलग आयाम जो मिलकर आप किसी की असली पोजीशन तय करते हैं। तो मैं कह रहा हूं ये चीज जो है, ये दृष्टि आप पाएंगे कि पुराने लोगों में से जो हमसे पहले की पीढ़ी के आलोचक हैं, सिर्फ तलवार जी के यहाँ थी। और उसका सबसे जो आप कह सकते हैं कि सबसे गंभीर रूप आप देख सकते हैं, वो आपको देखने में मिलेगा रस्साकसी। रस्साकसी को केवल हिंदी आलोचना की किताब या ये मानना कि समाज विज्ञानों में चली जाती है, मैं कहूंगा कि हाँ ठीक है जाती है, लेकिन उसके बिना आप हिंदी खेलने के लिए तो कर नहीं रहे हैं। लेकिन वो आंदोलन से जुड़ी हुई और समाज को बदलने के लिए लिखी गई किताब है, बल्कि समाज कैसे बदल रहा था इसको जानने की किताब। उसका एक पहलू है जिसको सबसे ज्यादा दिखाई देता है, जिसमें हम देखते हैं किस तरह से सांप्रदायिकता